हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में जैसे कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, यूपी पीईटी, टीजीटी पीजीटी हिंदी, आरओ एवं अन्य सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, जैसे कि टेट, सीटेट, सुपर टेट, जहाँ पर भी आप लोगों से हिंदी विषय में पूछा जाएगा, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ हम लोग जो भी प्रश्न है उनको विस्तृत रूप से, व्याख्यात्मक रूप से उनका अध्ययन करेंगे। एक एक विकल्प पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। प्रश्न नंबर 1, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है? क्या ई होगा, ऊ होगा, ओ होगा या ऊ होगा? पूछा है अवृतमुखी, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो मुख का आकार है वृत्त के आकार का न हो, अर्थात वृत्ताकार ना हो, तो उसे हम अवृतमुखी कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ऊ, ओ और उ है, इनका जब उच्चारण करते हैं तो हम लोगों के जो होठ की आकृति होती है वो एक समान रहती है और वो वृत्ताकार रहती है, परंतु जब ई का उच्चारण करते हैं तो अवृत्ताकार रहती है। तो आप समझ पा रहे हैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कि जो ई हमारे पास जो स्वर है ये अवृतमुखी स्वर है। जब स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है तो इसको दो भागों में बांट देते हैं, अवृतमुखी, अवृतमुखी, और दूसरे को कहेंगे व्रतमुखी। क्या कहेंगे? व्रतमुखी कहेंगे। तो जो अवृतमुखी स्वर होंगे वो क्या हो जाएंगे? जैसे कि अ, आ, ई, ए, और जो व्रतमुखी स्वर हो जाएंगे वो हो जाएंगे उ, ओ, और जो हो जाएगा औ। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ये यहाँ पर व्रतमुखी हो जाएंगे। तो जो हमारा स्वर ई दिया है, ये दिया है अव्रतमुखी में, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, आघोष वर्ण कौन सा है? हमसे पूछा है आघोष वर्ण, क्या आ होगा, ज होगा, ह होगा या फिर शा होगा? तो स्वर जो आघोष वर्ण है इनको, तो वर्णों को हम स्वर एवं नाद के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें एक को कहते हैं आघोष वर्ण। क्या कहते हैं? आघोष। और दूसरे को कहते हैं सघोष, सघोष या फिर घोष वर्ण कहते हैं। क्लियर है? सघोष या फिर घोष वर्ण कहते हैं। तो जो अघोष वर्ण होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा और फा, ये सभी जो हैं हमारे अघोष होंगे। क्लियर है? और इसके अलावा शा, शा और सा, ये अघोष होंगे। बाकी सभी वर्ण जो हैं सघोष होंगे, अर्थात घोष होंगे। तो हमारे पास क्या शब्द है, वर्ण मिला है, तो शा जो है वर्ण मिल गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो विकल्प घा है ये बिल्कुल सही है, ये अघोष वर्ण है। बाकी दिए हुए सभी वर्ण क्या हैं? सघोष है। दिए हुए सभी वर्ण क्या हैं? सघोष हैं। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके। प्रश्न नंबर 3, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। हमारे पास जो शब्द हमको दिया गया है वैधव्य, और यह पूछा गया है कि किस शब्द के से बना है, इसका किस शब्द से निर्माण हुआ है। जैसे वैध से हुआ है, क्या वैधानिक से हुआ है, विधवा से हुआ है या विवाह से हुआ है।
तो जो वैधव्य होता है यानी कि विधवा का जीवन व्यतीत करने वाले स्त्री को वैधव्य कहा जाता है। तो विधवा यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प जो गा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और विधवा का अर्थ होता है जिस स्त्री का के पुरुष का देहांत, जिस स्त्री के पति का देहांत हो गया हो उसे विधवा कहते हैं और उसके जीवन को वैधव्य जीवन कहा जाता है। तो विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने बेहतर समझ लिया होगा। और जो विकल्प वैध दिया है इसका मतलब होता है कानूनी होता है, वैध कानूनी होता है, जबकि वैधानिक होता है कानून द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, उसे हम लोग वैधानिक कहेंगे, जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? क्या यह हो जाएगा, हम हो जाएगा, कोई होगा या फिर आप होगा? तो यहाँ पर जो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा वो विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, एक और होता है वह। दो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, क्लियर है, ओके। और जैसे हम, ये उत्तम पुरुष है, ठीक है, उत्तम पुरुष है यानी कि इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा और आप जो है ये मध्यम पुरुष होगा। क्या हो जाएगा? ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्लियर है। और सर्वनाम के भेद अगर पूछे जाएं तो 6 बताएंगे और कुल सर्वनामों की संख्या अगर पूछी जाए तो आप 11 बताएंगे। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से विशेषण शब्द है, हमें यहाँ पर विशेषण बताना है। क्या बुढ़ापा होगा, दौड़ होगा, क्रोध होगा या फिर शांत हो जाएगा? तो विशेषण जो होते हैं वे संज्ञा शब्द या फिर सर्वनाम या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प होगा वो विकल्प घ बिल्कुल सही हो जाएगा। शांत जो है ये क्या है? ये विशेषण है। शांत ये आपका विशेषण हो जाएगा, जबकि अन्य तीनों शब्द जो हैं जैसे दौड़, क्रोध, बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 6, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। यहाँ पर जो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण, हमसे विशेषण पूछा गया है। क्या सार्वनामिक विशेषण है, क्या गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर परिमाणवाचक विशेषण है? तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा, जैसे सार्वनामिक विशेषण अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पर क्या दिया होगा? तो आपको सर्वनाम शब्द दिए होंगे, सर्वनाम शब्द दिए होंगे तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण में जहाँ पर गुण बताया जाए या फिर दोष की बात की जाए तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, और परिमाणवाचक में परिमाण की बात की जाती है यानी कि मात्रा। किसकी बात करेंगे? मात्रा, ठीक है, मापतौल की बात की जाएगी तो वहाँ परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे कुछ है, थोड़ा है, तो ये परिमाणवाचक होंगे। तो विद्वान व्यक्ति क्या होता है? हमेशा पूज्य होता है, पूज्य यानी कि गुण बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा विकल्प खा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हमारा सही विकल्प होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, हाथी का स्त्रीलिंग होगा। तो जो हाथी शब्द दिया है इसका हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो हिंदी में अगर लिंग पूछा जाए तो हिंदी में लिंग कितने होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है पुल्लिंग, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा? तो आप बताएंगे कि स्त्रीलिंग होता है। दूसरा जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। ये पुल्लिंग जो शब्द होता है ये पुरुष जाति का बोध कराता है, जबकि स्त्रीलिंग जो है मादा जाति का बोध कराता है, यानी कि पुरुष मतलब नर, ठीक है। वो नर में जानवर भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, और मादा यानी कि स्त्री, ठीक है, इनका बोध कराने वाले शब्द। तो हाथी जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या हाथिन होगा, हाथिनी होगा, हथिनी होगा या फिर हाथिनी होगा? तो इसका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प गाप बिल्कुल सही हो जाएगा, हथिनी हो जाएगा, क्लियर है। अन्य विकल्प सभी गलत दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 8, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक होगा। तो हमसे यहाँ पर कारक पूछा गया है।
क्या अपादान कारक हो जाएगा, क्या करण कारक होगा, कर्म कारक होगा या अधिकरण कारक हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? अगर आपसे कारक की संख्या पूछेंगे तो आप 8 बता देंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कर्ता हो जाएगा, कर्म दिया है, करण, संप्रदान क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा, एक संबोधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा, और आपका संबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कर्ता होता है उसकी विभक्ति ने होती है, संप्रदान की विभक्ति को होती है या फिर के लिए होती है, क्या होती है? के लिए होती है। संबोधन की विभक्ति है, हो, अरे, अरे, और इस तरीके के जो विस्मयाद सूचक शब्द जो चिन्ह लगा रहता है। और संबंध जो है इसकी विभक्ति क्या होती है? का, की, के, ठीक है, रा, री, रे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर से है विभक्ति, तो यहाँ तो नहीं होगा। अपादान से होता है, करण से होता है या फिर के द्वारा होता है जब कोई कार्य हो रहा हो। कर्म की कारक चिन्ह को होता है और करण का कारक चिन्ह जो है में होता है या फिर पर होता है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। और जब अलग होने का हमें बोध होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा अपादान कारक हो जाता है, और इसके जो कारक चिन्ह है वो से होता है, आप याद रखेंगे। ओके। प्रश्न नंबर 9, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक होगा। यहाँ पर भी कारक पूछा है। कानों सुनी बात, हमने जानते हैं हम लोग कि कर्ता की जो कारक चिन्ह होता है वो ने होता है। तो कानों ने सुनी बात पर, क्या यहाँ पर ने यूज हो सकता है? नहीं। कर्म का जो कारक चिन्ह होता है को होता है, करण का कारक चिन्ह से होता है, और संप्रदान का कारक चिन्ह को होता है या फिर के लिए होता है। तो हम लोग इसको कैसे करें? कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो। तो विभक्ति जो आ रही है, जो कारक चिन्ह लग रहा है वो से लग रहा है, और यहाँ से किसका कारक चिन्ह है? करण का है। तो आप कहेंगे कि इसका जो विकल्प सही होगा वो करण हो जाएगा, विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। क्लियर है कि जो कान है वो किसी माध्यम का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पर माध्यम की बात की जाएगी वहाँ पर करण कारक हो जाएगा। ओके। प्रश्न नंबर 10, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? क्या देशज है, तत्सम है, विदेशज है या फिर तद्भव है? तो अगर शब्द की बात की जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द की बात की जाए तो आप कहेंगे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो दिए हैं देशज, तत्सम, विदेशज और तद्भव। तो यही 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम क्या होते हैं? शुद्ध शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तो शुद्ध होते हैं और संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं। शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तद्भव जो है वो इन्हीं संस्कृत शब्दों का विकृत रूप होता है। विदेशज जिनकी उत्पत्ति विदेश में हुई हो, यानी कि विदेशी शब्द विदेशज कहलाते हैं, और देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो खिचड़ी शब्द दिया है, जो खिचड़ी शब्द दिया है ये देशज शब्द है, यानी कि विकल्प जो है का सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए, ताकि उन लोगों को भी एक बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके। और जिन लोगों को भी वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे, आपको वीडियोज़ मिलते रहें और हमें भी आप लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर अध्ययन करते रहें। आप कमेंट अवश्य किया करिए, आप लोग कमेंट अवश्य किया करिए। कमेंट से आप लोगों के जो धारणाएं हैं वो पता चलती रहती हैं कि आप लोग कैसा आप लोगों का सेशन लग रहा है और किन किन चीज़ों की आप लोगों को नीड है, आवश्यकता है। तो उस प्रकार से हम और कोशिश करेंगे वीडियो में प्रश्नों को समाहित करने की। तो आज के लिए इतना रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।